हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट करवाई जा रही है और कंप्लीट बेसिस पे। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, सबसे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे आप लोग, ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। अब बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई है, तो आप हमारे के इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा पे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक मेरा पीडीएफ और नोट्स हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन से इसका भी लिंक मिल जाएगा साथियों, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस आप लोग क्लास का अपडेट हो दिया था और जो एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे बताया था। तो आप लोग अगर यहाँ से जुड़ेंगे आपको जो तैयारी है पूरी कराई जाएगी। आपका जो क्लास है कोई मिस भी नहीं होगा। टाइम टू टाइम आप लोग क्लास में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जाके जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले अभी तक देखिए, जिसने क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या देगा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का विस्मारक निम्न में से किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी को, या रविन्द्रनाथ टैगोर को? भारत का विस्मारक किसे कहा जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, आपका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। भारत के वर्तमान भौगोलिक स्वरूप के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले वल्लभ भाई को वहां की महिलाओं ने जो है सरदार की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। दूसरा नंबर क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे। दूसरे पर से तो निम्न में से सबसे बड़ा महासागर है कौन सा, बताइए। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, या आर्कटिक महासागर? तो आपका राइट आंसर आप हो जाएगा प्रशांत महासागर, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को जो है पृथक करता है, याद रखिएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका तीसरा नंबर है। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्न में कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। भारत की पूछा, याद रखेंगे। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी वुलर झील है, और ये कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। याद रखेंगे। तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका चौथा नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। भारत के मशहूर कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक या पितामह डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, ठीक है। हरित क्रांति के बाद भी भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो पाया था, ठीक है। और हरित क्रांति की शुरुआत जबकि 1950 से लेकर 1970 के बीच की गई थी। भारत में इसकी शुरुआत आपकी 1966 में हुई। नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति के लिए जाना जाता है, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति के लिए जाना जाता है, और भारत में आपका एम एस स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न आपका पांचवा नंबर है। क्या देगा, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 29 अगस्त, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर को। भारत में हर साल जो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन जो है भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका छठा नंबर प्रश्न क्या देगा है। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छठे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो देखिए, किताब उल हिंद जो है अरबी भाषा में लिखी गई अल-बुरूनी की कृति है, ठीक है। अल-बुरूनी की कृति जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अल-बुरूनी फारस का एक प्रसिद्ध विद्वान था,
जो महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के दौरान उसके साथ आया था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 7वां नंबर, क्या देगा? जावा मानव संबंधित है किससे? जावा मानव संबंधित है किससे? तो जावा मानव संबंधित है आपका मंगोल यार्ड प्रजाति से। ठीक है, मंगोला यार्ड प्रजाति से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। जावा मानव मंगोला यार्ड प्रजाति से संबंधित है। यह जावा द्वीप पर खोजा गया एक प्रारंभिक मानव जीवाश्म है। जावा मानव या पिथिकांथ्रोपस इरेक्टस वानर मानव था। ठीक है, याद रखिएगा। तो जावा मानव संबंधित आपका मंगोला यार्ड प्रजाति से है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखें 8वां नंबर, क्या देगा? अनेकतावाद अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? बताइए, अनेकांतवाद जो है किस धर्म से संबंधित है? तो अनेकांतवाद की अगर बात करेंगे तो आपका संबंधित हो जाएगा साथियों जैन धर्म से, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। यह विचारों की बहुलता का सिद्धांत है। अनेकांतवाद की मान्यता है कि भिन्न भिन्न कोणों से देखने पर सत्य और वास्तविक भी अलग अलग समझ आती है। अनेकांतवाद को सप्तभंगी ज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, क्या देगा? अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? बताइए, चलचित्र से, खेलकूद से, साहित्य से या चित्रकला से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेलकूद से। ठीक है, क्लियर है। अर्जुन पुरस्कार जो है खेलकूद से संबंधित है। अगला आपका 10वां नंबर, क्या देगा है? तारीख फिरोज शाही किसकी रचना? बताइए, तारीख फिरोज शाही जो है किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर जियाउद्दीन बर्नी की, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तारीख फिरोज शाही की रचना आपकी जियाउद्दीन बर्नी ने की है। ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी जो है मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 11 नंबर, क्या था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक आपका इब्राहिम लोधी था, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। इब्राहिम लोधी जो है सिकंदर लोधी का पुत्र था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वह जो है दिल्ली सल्तनत का शासक बना था। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर की मुगल सेना ने इब्राहिम लोधी की सेना को जो है परास्त कर दिया था। इसके साथ ही लोधी वंश का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। 11 पे हो गया, 12 पे बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिन ए इलाही की स्थापना किसने की है? बताइए, दिन ए इलाही की स्थापना किसने की है? तो दिन ए इलाही की स्थापना आपकी अकबर ने की थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 13 नंबर। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हैदर अली, जो आपका ए विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। टीपू सुल्तान का जो जन्म है 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनाहल्ली में हुआ था। उसके पिता का नाम हैदर अली और माता का जो नाम था फरखुन्निसा था। ठीक है। उनके पिता जो है 1761 ईस्वी में मैसूर के शासक बने। टीपू सुल्तान की वीरता से प्रभावित होकर हैदर अली ने उन्हें शेर ए मैसूर की उपाधि दी थी। ठीक है, 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 14 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सतत धारा की इकाई क्या है? बताइए। धारा की इकाई आपकी एम्पियर होती है, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर, क्या दिएगा बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, कंप्यूटर की मेमोरी मापी जाती है कैसे? बताइए, कंप्यूटर की मेमोरी कैसे मापी जाती है? तो कंप्यूटर की मेमोरी जो आपकी देखिए एमबी में मापी जाती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सुगज करें। कंप्यूटर में किसी प्रकार के डेटा के सहेजने और प्रोसेस करने के लिए मेमोरी यानी कि स्मृति की आवश्यकता होती है। मेमोरी को नापने के लिए जो है निम्न इकाइयां उपलब्ध होती है। देखिए, 4 बिट में आपकी एक निबल होती है, 4 बिट में आपकी 1 बाइट होती है। ठीक है, ये सभी जो आपकी एमबी में मापी जाती है, जाते हैं मेगा पर सेकेंड। ठीक है, मेगाबाइट पर सेकेंड में।
16 नंबर क्या देगा, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र निम्न में से कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, प्रयागराज में, कानपुर में या आगरा में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लखनऊ में, जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना आपकी 16 फरवरी 1952 को की गई थी। ये बात भी याद रखेंगे इसके बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 17 नंबर क्या देगा, निम्न में से किसे साहित्य हेतु प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्राप्त 2022 में दिया गया, बताइए। तो 2022 में नोबेल पुरस्कार शांति के लिए किसको, साहित्य के लिए तो वर्ष 2022 में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार जो है फ्रांस की लेखिका एनी एनोकॉर्स एनॉक्स एनी एनॉक्स को दिया गया है। तो जो आपका बी अभी कब देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या दिया गया है, 18 नंबर है। ठीक है, भारत में कच्चा तेल उत्पादन का सबसे बड़ा स्थान कौन सा, बताइए। भारत में कच्चा तेल उत्पादन का सबसे बड़ा स्थान आपका मुंबई हाई है, जो आपका दिया गया है, डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में, जो कि अपतटीय क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, कच्चा तेल धरातल के नीचे स्थित अवसादी परतों के बीच पाया जाने वाला आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन व तैलीय द्रव्य होता है। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 19 नंबर क्या देगा, निम्न में से किसे वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अंचत शरत कमल को, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 30 नवंबर 2022 को जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचत शरत कमल को जो है प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया था। अगला आपका देखें 20 नंबर क्या दिया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग किस अध्यक्षा क्या देगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता निम्न में से कौन है, बताइए, अध्यक्षा निम्न में से कौन से है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा रेखा शर्मा। ठीक है, जो आपका सीएल विकल्प देगा आपका वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 21 नंबर क्या देगा, थॉमस कप 2022 निम्न में से किस देश ने जीता, बताइए। थॉमस कप 2022 निम्न में से किस देश ने जीता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों भारत ने, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में, थॉमस कप 2022 जो है अपना भारत ने जीता है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 22 में सितार का आविष्कार किसने किया, बताइए। सितार का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? तो देखिए सितार का आविष्कार जो आपका किया था साथियों अमीर खुसरो ने किया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसको है। लतीफ खान ने जो आपका देखिए सारंगी का आविष्कार किया था, जाकिर हुसैन की बात करें तो तबला का इन्होंने आविष्कार किया था, और पंडित रविशंकर की बात करें तो ये भी जो आपके सितार से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 23 नंबर क्या देगा, निम्न से कौन सी ठंडी जलधारा है, बताइए। ठंडी जलधारा यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, गल्फ स्ट्रीम धारा, कनारी धारा या मिजाबिंग धारा या अगुल हास धारा? तो देखिए ठंडी जलधारा आपके यहाँ पे कनारी धारा है, तो जो आपका बिल अभी कब तक आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, कनारी धारा जो है ठंडी जलधारा है, इसके अतिरिक्त से सभी आपकी गर्म धाराएं हैं। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 24 नंबर क्या देगा, इष्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? इष्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती है इंद्र कुमार गुजराल, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इष्ट की नीतियों से प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। ठीक है, वह भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे, उनका कार्यकाल जो है अप्रैल 1997 से लेकर 1998 तक चला था। ठीक है, याद रखेंगे। इष्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री ना, तो सही इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है सिर्फ मेरे ख्याल से 1 साल, देखिए अप्रैल 1997 से लेकर मार्च 1998 तक चला था। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है, बताइए। ड्रिप सिंचाई यानी कि बूंद बूंद सिंचाई जो है किस राज्य में की जाती है? तो जहाँ पे पानी की कमी होगी, राजस्थान में, जो आपका डील अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 26 नंबर क्या देगा, भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश अगर देखने जाएंगे साथियों तो यहाँ पे हो जाएगा केरल, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल
94% साक्षरता दर के साथ देश में सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रदेश बना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 27 नंबर का क्या देगा, किसी मनुष्य के शरीर का तापमान होता है कितना, बताइए। फ़ारेनहाइट में आपको बताना है। सेल्सियस में आपको पता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में आपका होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मनुष्य के शरीर का औसत तापमान आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 97 डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, 97 नहीं, 37, सॉरी, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 28 नंबर क्या देगा, एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या, बताइए। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है, तो एनसीईआरटी का पूरा नाम आपका हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एनसीईआरटी का पूरा नाम है। रीडर नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा, रीडर जो दिएगा आपका गलत है। अगला आपका देखेंगे 29 में क्या देगा, गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक जो है कविता लिखता था, बताइए। गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखा था, तो गुलरुखी के नाम से आपका कविता लिखने वाला शासक था कौन, तो आपका राइट आंसर सिकंदर लोदी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, फारसी भाषा में कविता लिखता था। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 30वां, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो खालसा पंथ की बात करेंगे तो खालसा पंथ की स्थापना आपकी की थी यहाँ पे गुरु गोविंद ने। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में की थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के कौन से गुरु थे, तो 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 31 नंबर क्या आ गया है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई, तो बताइए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई, तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी घोषित की गई आपकी है 10 वर्ष 2020 में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी 2020 में यानी कि 2020 में घोषित की गई है। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, बताइए। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो आपका राइट आंसर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशनल्स, क्या देगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है आपका क्या, तो मानव विकास सूचकांक को जारी करता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, क्लियर को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 33 नंबर, क्या डब्ल्यूटीओ का की स्थापना कब हुई, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर होगा 1995 में, 1995 में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। इसके सदस्य देशों की संख्या आपकी 164 है और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है, बात भी याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ, तो जेनेवा, जेनेवा कहाँ आता है, तो स्विट्जरलैंड में आता है, बात भी आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 34 में क्या देगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, बताइए। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना जो है आपकी आधारित है किस देश के, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो सकते हो आयरलैंड के संविधान से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बनेगा 35 नंबर क्या देगा, बताएंगे, कोशिश करेंगे सही तो। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा, बताइए। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 17, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में, चलिए। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी, अपना जो फीडबैक है नीचे दे के जाइएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में रीजनिंग वाली दोपहर को 1 बजे, तो आप लोग वाली क्लास में आ जाइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।